स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे यहाँ पे आईआईटी कानपुर में आए और कैसे मजदूर संगठन से जुड़े। तो मैं गांव में था, वहाँ पर पावर खाता, पावर लूम चलाया करते थे जी। जिसमें जो मालिक रहते थे वो खुद ही पैसा निर्धारित करते थे और हजारों मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। जाने के बाद कभी कभी लाइट है नहीं, 3-3 दिन से लाइट नहीं आ रहा, काम कर रहे हो तो पैसे कभी मिल रहा कभी नहीं मिल रहा। तो काफ़ी लोगों का समस्या ये रहे कि वो अपने लिए ये मांग न सके कि हमको पैसा कुछ बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि वो हटा दिए जाए। तो वो मतलब हजारों की संख्या में थे। हम लोग करते करते थोड़ा ऊब गए थे, खास तौर से मुझे लगा कि इसमें काम नहीं चलेगा और मैं उसके बाद कानपुर आ गया। कानपुर आईआईटी में हमारे बड़े भाई सिक्योरिटी में थे, वो भी थे टेम्परेरी। उनके माध्यम से हम सैंक्शन जो आता था मेंटेनेंस में, सैंक्शन पीरियड 5 दिन का काम किया। 5 दिन के बाद बैठ गए। 5 दिन के बाद उस पैसे को लेने जब गए, पैसा बहुत दिन बाद मिलता था, महीना 2 महीने बाद। तो जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 1 महीने की सैंक्शन आया है, आप उस सैंक्शन में काम कर लो तो पिछला भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो हम वहाँ सैंक्शन पे 5 दिन 1 महीने के शुरू कर दिए और डेली बेज 500 की संख्या रही। उसमें खास तौर से माली, स्वीपर, मेंटेनेंस स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब 500 की संख्या थी। उस टाइम पे संगठन आईआईटी में था ही नहीं। ये सन 71 में मैं अक्टूबर 8-10-71 को आया था। उस समय शुरुआत हो रहा था कि ये पीड़ित मजदूर जो डेली वेज थे उनके साथ कुछ अफसर कैटेगरी के लोग सस्पेंड थे जी। और एक आध फैकल्टी भी थे, जैसे डॉक्टर शुक्ला वगैरह, ये भी सस्पेंड थे। और फैकल्टी में भी प्रशासन का अहम इतना था कि वो भी न्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और रेगुलर स्टाफ जो भी था वो बिल्कुल उससे अलग था। मतलब यूनियन बनने के शुरुआती दौर की बात होता है। उस टाइम पे चुपके अलग अलग जगह मीटिंगें होती थी, जैसे आशा देवी मंदिर या और कहीं बाहर, और धीरे धीरे करके एक एक करके ये मैं आया हूँ उसी टाइम से ये शुरुआत हुआ था। मतलब संगठन का जन्म हमारा यहाँ पैर रखना वो ही शुरुआती दौर था। उसके बाद में जब मीटिंगें होते होते थोड़ा कुछ संगठित हुए। ये अभी डेली बेजे वर्कर है जी, उन्हीं में से कार्यकर्ता। वो मीटिंगें होते होते जब स्थित हो गई कि हाँ हम 200-250-300 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं, तो कन्वोकेशन ग्राउंड में वो पहली मीटिंग होती है जिसमें 250-300 लोग, खासतौर से डेली बेज है और रेगुलर स्टाफ उसके अगेंस्ट था लेकिन जो पीड़ित फैकल्टी और स्टाफ थे, जैसे आरडी शुक्ला थे, ये लोग भी सस्पेंड थे, ये लोग जूनियर इंजीनियर थे। और कुछ और भी थे प्रताड़ित लोग जो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन चाह रहे थे कि प्रशासनिक तंत्र इतना हॉबी है, जब मिल रहा वो करते रहो। तो शुरुआती संगठन का पृष्ठभूमि जो है वो डेली बेज ने ही खड़ा किया और उसमें डेली बेज के लोगों ने ही खड़ा किया। वो भी आय राम गए राम की स्थिति था। बोले करो मरो के नारा के साथ उन्होंने मन बना लिया कि हमें कुछ आंदोलन करना है और फिर 3 दिन की स्ट्राइक का घोषणा हो गया। उसी टाइम संगठन का रजिस्ट्रेशन किया गया, अक्टूबर नवंबर के आसपास 71 में जब ये कुछ भूमिका बन गई तो रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद 3 दिन का स्ट्राइक का काल दिया गया। उस जमाने में इंदिरा सरकार थी और पूरे भारत में नक्सलाइट आंदोलन जोरों पे था और ट्रेड यूनियनों का आंदोलन भी जोरों पे था। जैसे बॉम्बे में है मिल वर्कर, या जगह जगह पूरे देश में थोड़ा काफ़ी आंदोलित
मजदूर वर्ग था। जी उसी दरमियान चेयरमैन हुसैन जहीर आ गए जी और शिक्षा मंत्री नूरुल हसन थे, उनके मामा भांजे। वो थोड़ा मजदूरों से उनका लगाव था, जी तो उन्होंने मीटिंग में आकर के अपनी बात लोगों की सुनी और सुनने के बाद में वो 3 दिन की स्ट्राइक उन्हीं के आश्वासन पे विड्रा हुआ। डायरेक्टर जो था वो किसी का सुनने वाला नहीं, जी इतना वो था कि एक आदमी अगर माली या कोई काम कर रहा रोड पे, तो अगर निकल रहा है तो वो डर के मारा घास काटना बंद कर दे जैसे गाय भैंस को वो करने। तो प्रशासन तंत्र काफी स्ट्रॉन्ग था जी और वर्कर जो रेगुलर था वो नहीं जुड़ रहा था, लेकिन जब देखा कि हाँ नीचे के लोग कुछ हो रहे, इक्का दुक्का करके बाबू तबका भी कुछ निकलना शुरू किया। जी तो जब 3 दिन की स्ट्राइक विड्रा हुई तो कुछ लोग तफरी उठाए कि कोई समझौता नहीं, मगर ये है कि वो वर्कर के हितैषी मैं कहता हूँ चेयरमैन भी थे और इंदिरा गांधी के नजदीकी नूरुल हसन शिक्षा मंत्री थे, जी तो उनके प्रधानमंत्री के करीबी थे। तो वो अपनी मीटिंग में भी आए, शिक्षा मंत्री, उन्होंने चेयरमैन बुलाए। पहला एक चेयरमैन और शिक्षा मंत्री कर्मचारियों के बीच कन्वोकेशन ग्राउंड में उन्होंने अपना स्पीच दिया। जी तब मनोबल लोगों का और पुराने स्टाफ का भी बढ़ा कि हाँ संगठन कुछ खड़ा हो रहा है। जी और खड़ा होने के बाद में उस आंदोलन के बाद में दिल्ली जो एक डीन गए, वहाँ से उन्होंने वादा करके आया कि हाँ कुछ डेली वेजों को परमानेंट किया जाएगा। तो 40-50 लोग वर्कर जो प्लाजा के थे, जो बिल्कुल खड़ंजा उड़ंजा बैठाने वाले, ये हो रहा था कि ये छोड़ जाएंगे। जी तो काफी तो चेयरमैन के समझौते के मुताबिक निकल गए 400-500 लोग। 30-40 जब बच रहे थे तो मुथाना इतना जिद्दी था कि किसी का परमानेंट लेटर अपनी दस्तखत से नहीं दिया। देश पांडे एक थे डीन, उन्हीं के दस्तखत से सबको लेटर इशू हुआ परमानेंट 500 लोगों का। और वो लेटर इशू होने के बाद में संगठन में थोड़ा दान आया। जब लोगों ने देखा कि हाँ संगठन हो गया है और कुछ उपलब्धियां हो रही, तो तमाम रेगुलर स्टाफ मेंबर्स बनना शुरू हुए और उसमें इनडायरेक्ट कुछ फैकल्टी का वैसे योगदान था, कुछ स्टूडेंटों का भी था कि कोई स्टूडेंटों का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जी, न ही टीचर फोरम फैकल्टी का भी था, मतलब प्रशासन का अपना मनमानी था जी। तो जब कुछ उपलब्धि होने पे संगठन स्ट्रॉन्ग होना, कारण यही है कि जो भी अब नाम के, देखिए पहले कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता था और वो नीचे से तैयार होकर लीडरशिप में आते थे जी, और तब उनको एक अच्छी समझ रहती थी। अभी ये है कि सिर्फ नाम के लिए चुनाव हो जाता है और पता लगा जो भी लोग आते हैं वो उस तरह से तैयारी नहीं करते कि हम आम जनता से जुड़ करके, उनके प्रॉब्लम से जोड़ करके और समस्या को खोज करके प्रशासन के सामने रखें जी। तो फर्क यही है कि चाहे वो कमजोर लीडरशिप का मतलब यह है कि डर की भावना जी, कि हम प्रशासन को खुश रखें, जबकि चाहिए कि हमें जनता को खुश रखने के, उनकी दिक्कतों को लेके हमको काम करना चाहिए। और प्रशासन IIT कानपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार आंदोलनों पुलिस PSP भी आई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आतंक करके लोगों को डंडे मार के एकदम ये कर दे। तो समझदारी की बात है कि लीडरशिप में जो भी लोग आए वो व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे हटा के और सामूहिक स्वार्थ जनता के समस्याओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में ये IIT कानपुर का नहीं है, सारे IIT या और भी संगठनों की स्थिति यही है। और आज का वर्तमान लीडरशिप जो है वो एक तो ये है कि जो पुराने तजर्बेकार लीडर थे ट्रेड यूनियनों के, उनसे उनका संपर्क टूटा हुआ, जो कि कभी कभी ज़रूरत है कि जो अनुभव करके जो चला चुके हैं उनसे भी कभी कभी मीटिंग करके, क्योंकि संगठन बनाना बहुत कोई आसान काम नहीं होता। तो लोगों ने एक संपर्क टूट गया, रिटायर हो गए तो हमें कोई लेना देना नहीं करते,
जी। और जो भी संगठन में बन गए वो इतना नहीं सोच रहे हैं कि हाँ हमको तैयारी कैसे करना पड़ेगी। ये सभी देख रहे हैं श्रम कानूनों पे प्रहार हो रहा है, वो देश पे हो रहा है, वो आईटी कहीं अछूती नहीं है। इसलिए इस वक्त जो ज़रूरत है वो जो भी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनको नीचे से लीडरशिप पे प्रेशर बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में चर्चा करके चीज़ों को समझना जरूरी है। जी। उस आज की मजदूर राजनीति की उसकी ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है कि वो आपस में बैठें और बात करें, और बात करने के बाद में फिर लीडरशिप को बाध्य करें कि आप इस इशू को आगे बढ़ाइए। और तभी यहाँ से शुरू होता तो और ट्रेड यूनियनों की हाँ यहाँ आया तो हम आईआईटी कानपुर के अलावा दिल्ली है, अभी तो 11 आईआईटी हो गए, और इस तरह से हम अपनी बात को आगे 7 यानी 11 आईआईटी में पहुंचा के, क्योंकि कॉमन समस्या एक जैसी है वहाँ के और यहाँ के। श्रम कानून कहीं पर भी अगर देश पे लागू होता है तो सब पे लागू होगा। इसीलिए जो भी चेंजिंग बदलाव शासन या सरकार की तरफ से आ रहा, उसके लिए मजदूर वर्ग को सोचना और वो अपनी एक समझ बना करके और उसमें जातिपात क्षेत्रवाद को पीछे हटाकर, निहित स्वार्थ को पीछे हटाकर सामूहिक स्वार्थ को आगे बढ़ाते हुए अपने आप में एक संगठित शक्ति पैदा करने की ज़रूरत है। और वही आज की पुकार है, आज का दौर में उसकी बहुत आवश्यकता है। तभी आने वाली पीढ़ियों को, जो भी हमारे नवयुवक निकल रहे हैं, उनका रोजी रोटी या उनका भविष्य थोड़ा उजाला की तरफ जाएंगे। ये मेरा एक मैसेज है। वो जो भी पुराने कर्मचारी हैं या राजनीति करने वाले मजदूर वर्ग के वो हैं, उनको सबको बुद्धिजीवी हैं, सभी को इस पर एक गहन विचार करके और वर्कर को भी एकजुट करते हुए एक राजनीतिक समझ बनाने की जरूरत है। आज के दौर में जो भी दर्शक देख रहे हैं और आज के मजदूर वर्ग के ऊपर जो सरकार या शासन प्रशासन का जो हमला है, वो किसी वर्ग विशेष का नहीं, एक मजदूर वर्ग जो एक ही जाति मानी जाती है, और इसीलिए हर वर्ग को अपनी जातिवाद और क्षेत्रवाद इसको पीछे छोड़ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे छोड़ते हुए एक सामूहिक स्वार्थ जो वर्कर या मजदूरों पे जो सारा घात हो रहा, उसके लिए ऑर्गेनाइज हों, संगठित हों, और जो भी विरोध का स्वरूप छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जितना कर सकने की स्थिति हो उसमें जुड़े, क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खतरनाक है। यह है मेरा एक ऐसे सुझाव कि लोगों को ऑर्गेनाइज होना चाहिए और इसी राजनीति को समझना चाहिए जी। और इसके बाद मैं चाहूँगा सभी दर्शक और मेरी तरफ से धन्यवाद और शुक्रिया कि वो अपने आप को तैयार करें और लोगों को तैयार करें। धन्यवाद।